नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आज मैं मौजूद हूं गुलावटी में, जहां पर आज हम एक चर्च में हैं जिसका नाम है क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च। और ये देख सकते हैं आप पीछे कितना खूबसूरत है ये, और ये जो इतना खूबसूरत माहौल है ये और इसकी जो सुंदरता है ये सब इस टाइम यहाँ के वर्तमान पादरी सुरेंद्र पॉल जी ने ही करवा रखा है। क्योंकि इससे 3-4 महीने पहले अगर आप आते तो ये स्थिति यहाँ की नहीं देखने को मिलती। यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे थे जिसके हाल जो था बहुत ही बदहाल था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लोग भी आने से यहाँ कतराते थे, पर इस टाइम पे लोग आ रहे हैं और लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है। और ये पवित्र स्थान इस टाइम पे बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ फूल पौधे भी है, काफ़ी पेड़ लगा दिया है उन्होंने और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर ये चर्च की स्थिति तो उन्होंने अच्छी कर दी है, पर उनकी स्थिति कैसी है वो आपको मैं उन्हीं से सुनवाती हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ पास्टर हाउस में, जहाँ पर पादरियों को जो अधिकार हैं कि मिलते हैं, उन्हें घर रहने के लिए सुविधाएं दी जाती हैं, वो मैं आपको दिखा दूँ कि सुरेंद्र पॉल जो इस टाइम के पादरी हैं उनको कितनी सुविधाएं मिली हुई हैं। उनको बस एक कमरा मिला हुआ है जिसकी स्थिति मैं आपको दिखा देती हूँ। वो अपने परिवार को लाके नहीं रख सकते और उनका सामान देखिए इस प्रकार है। और कैसे वो रहेंगे आप ही सोच सकते हैं कि जिस प्रकार से उनके सामान रखे हुए हैं, ना उनके पास किचन है, ना कोई शौचालय उपलब्ध है, ना कुछ है। और वो क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक रूम आप देख सकते हैं जिसमें ताला लगा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो दिखाएं कि इसमें देखिए ताला लगा हुआ है और बाकी भी जो भी किचन है, वो शौचालय है, सब पे ताले पड़े हुए हैं, सब पर कब्जा है। और वो किसने किया है भी बताती हूँ। पूर्व पादरी जो अब के स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी पत्नी है रोजी प्रसाद जी, उन्होंने सब पे ताले लगा रखे हैं। और जो इस टाइम वर्तमान पादरी हैं उनको वो सब सुविधाएं नहीं मिल रही हैं क्योंकि उन्होंने ताला लगा रखा है। तो इस टाइम पे जो वर्तमान पादरी हैं उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने रोजी जी ने ताला लगा रखा है पूर्व पादरी की पत्नी ने, और कोई भी सुविधा नहीं मिल पा। इस टाइम ठंड का मौसम है और सभी इस टाइम पे ठंड से पूरा दिल्ली एनसीआर कांपा हुआ है। और इस स्थिति में वो पादरी कैसे रह रहे हैं वो वही जानते होंगे। मैं आपको उनसे भी बात कराती हूँ और उनकी जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें भी सुनिएगा। सुरेंद्र पॉल जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। पादरी जी, ये बताइएगा कि आपको कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस ठंड के मौसम में? जी मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पे। मेरे समस्या आ रही है कि आपको रहने की जगह भी नहीं मिल रही? जी हाँ, मैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया था 21 अप्रैल 2023 में मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हुआ। और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, हम गोरखपुर चर्च देहरादून में एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पर। तो वहाँ पर मुझसे वहाँ का मकान तो खाली करा दिया गया कि आप जल्दी जल्दी फ़ौरन क्या कहते हैं गुलावटी पहुँचो और वहाँ जा कर के क्या कहते हैं आप अपना चार्ज संभालो। लेकिन जब मैं वहाँ से इधर को चला तो यहाँ पर देखा तो क्या कहते हैं यहाँ पर मकान खाली नहीं है। मैं बड़ा परेशान था तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। अब यहाँ के देखा तो यहाँ पर एक सब क्वार्टर बंद है, तो मुझे क्वार्टर नहीं मिला। तो फिर मैंने यहाँ पे बातचीत की लोगों से, तो ये पादरी पीडी प्रसाद हैं जो क्या कहते हैं यहाँ एक्सपायर हो गए 25 जून 2022 में। तो उनकी मिसेस जो है उन्होंने ये बंद कर, इसका क्या नाम है? ये रोजी प्रसाद, तो उन्होंने बंद कर रखा है, तो वो इसको देने को राज़ी नहीं है। मैंने अपने बिशप साहब को लेटर लिखा, मैंने कहा सर आपका आदेश का पालन करते हुए मैंने क्या कहते हैं गुलावटी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मुझे अभी मकान नहीं मिला है। तो मैंने वो लेटर बिशप साहब को भेजा था। उसके बाद में फिर मैंने पास्टर कमेटी की। पास्टर कमेटी भी मैंने क्या कहते हैं यही बात कही, क्या कहते हैं कि भाई मैंने कहा मुझे मकान का ये दिलवाओ भाई, क्योंकि वरना चार्ज दिया कुछ। तो उस औरत ने मुझे काफ़ी दिन परेशान किया। फिर कुछ दिन बाद 2-1 महीने बाद वो क्या कहते हैं मुझे बड़ी मुश्किल में जाकर वो चार्ज केवल चर्च का तो दे दिया, लेकिन पार्सेंस का नहीं दिया आज तक। अब मैं आज ये कंडीशन में हूँ मैं बीमार रहता हूँ, चलने में दिक्कत होती है, सांस मेरे ये दर्द रहता है क्योंकि मैं पहले एक्सीडेंट हो चुका है। जब मैं विजिट करने जाया करता था यहीं पे एक्सीडेंट हुआ था मेरा। तो ये कंधा जो है ये पूरा का पूरा ये जॉइंट जो है मेरा बेकार है। और ये फिर भी मैंने प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, मैंने कभी भी पीछे नहीं हटा। तो मैं देहरादून से 350 किलोमीटर यहाँ आता हूँ और यहाँ की सेवा दे रहा हूँ। और आपका परिवार वहाँ पर वो भी वहाँ पर घर में नहीं है, किसी व्यक्ति ने बेचारे ने रहम कर रखा है। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा उसमें रहता है वहाँ पे। उन्होंने अपनी रसोई का सामान दे रखा है उनको और बिस्तर दे रखा है, अपना 3 पलंग दे रखे वहाँ रहते हैं। लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं, मैं बड़ा परेशान। अब मैं वहाँ पर आप कैसे रहने, किस स्थिति में रह रहे हैं? यहाँ कभी कोई दे देता खाने को खा लेता हूँ, कहीं दौलाना अड्डे पे जा करके, यहाँ चौक है वहाँ से कहीं पूड़ी वूड़ी लेकर खा लेता हूँ।
फिर अपने चर्च में ये बैठा रहता हूँ। शाम को फिर लोगों को फ़ोन लगाता हूँ कि भैया मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ सोने के लिए, कि भाई साहब हमारे तो मेहमान आए हुए हैं। कोई कहता कि भाई साहब हम तो यहाँ हैं नहीं, कोई कहता जी मैं तो अभी बाहर हूँ। मैं कहा भैया मैं ऐसे तो बात है। अब ठंड बढ़ती जा रही है, अब मैं बड़ा परेशान हूँ। ठंड की वजह से मेरे दर्द और ज़्यादा बढ़ रहा है ये। लेकिन अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं। मतलब कोई जो उच्च स्तर के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? अभी तक मैंने जितने भी मैंने लेटर दिए हैं उसका अभी तक नेगेटिव ही निकला। अभी तक तो कोई कैसा कि मुझे सपोर्ट नहीं मिली है किसी तरह की। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को भी बताया कि भाई, मैंने कहा उसे खाली करवाओ, तो उन्होंने कहा कि किराए का कमरा ले लो बाहर। मैंने कहा किराया कौन देगा, कि 3,000 तक का कमरा मकान देख लो। अब 3,000 का कमरा मकान कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि बड़े शहरों में तो लोग बिज़नेस करते हैं इसलिए बड़े बड़े मकान रखते हैं तो वो किराए पे देते हैं। यहाँ तो छोटी जगह ग्रामीण क्षेत्र है तो छोटे छोटे मकान बना के लोग अपने ठेलियों पे दुकानों पे रोज़गार करते हैं, अपने घरों में रहते हैं। तो उन्हें बिज़नेस से कोई मतलब, खुद बिज़नेस करते हैं वो लोग। तो इसलिए यहाँ पे मकान मिलना मुश्किल। फिर मैंने 2-4 बार फिर भी मैंने अपनी कांग्रेगेशन के लोगों को लेकर के मकान ढूंढे, तो मकान जो था 7-8 हज़ार के मिल रहे हैं। फिर मैंने अपने DS आपके बजट के बाहर है? बजट के बाहर है। फिर मैंने DS साहब से कहा, मैं DS साहब पैसा कौन देगा, कि कुछ मैं करूँगा, कुछ कलीसिया करेगी, कलीसिया से कर और चर्च देगा, कुछ आप करो अपने पास से। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो पाएगा। 3-3 जगह से करके किराया अगर दिया जाएगा और मान लिया नहीं जमा हुआ, और फिर इतना किराया कहाँ से आएगा। 3,000 का मकान मिलता नहीं है, 7-8 हज़ार के मकान मिल रहे हैं। तो उसमें भी ये समस्या आ रही है सामने कि क्या कहते हैं, वो देने को राज़ी नहीं है, क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि क्रिश्चियंस को मकान मिलना बहुत मुश्किल है किराए पे। तो मैं इसलिए बड़ा सोच में हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है, अगर किराए का मकान ले भी लिया जाए तो मैं अकेला हूँ, खुदा ना खास्ता मैं बीमार रहता हूँ। मैं अगर मेरे प्राण पखेरु हो जाए तो मैं तो पड़ा सड़ जाऊँगा वहाँ पे। बच्चे मेरे मुझसे बहुत दूर हैं। अब कलीसिया मेरी कोऑपरेट करती है बेचारी, लेकिन वो उतना ही कोऑपरेट कर सकती है। गरीब कलीसिया वो कैसे करेगी, क्योंकि मुझे चर्च से कोई लोकल सपोर्ट नहीं मिलती है। कोई लोकल सपोर्ट मुझे नहीं, कोई भी सपोर्ट भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं मिलता मुझे। मतलब आप इतने दूर देहरादून से आकर यहाँ प्रभु की सेवा कर रहे हैं, पर आपकी सेवा में कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं बहुत परेशान हूँ। कोई लोकल सपोर्ट नहीं है मेरे जीवन में। सपोर्ट नहीं कर? नहीं है। तो आपने बिशप से अपनी बात की? हाँ, मैंने बिशप साहब से एक दिन मैंने फ़ोन करके कहा था। तो मैंने कहा बिशप सर, मैंने कहा कहते हैं मुझे मकान नहीं मिला अभी तक, कि ठीक है मैं क्या कहते हैं कार्रवाई करूँगा, मैं अपने DS को भेजो मेरे पास। तो मैंने DS साहब, तो पता नहीं उन्होंने DS साहब से क्या कहा है, तो अब मुझे ये तो बाकी का आगे को मालूम नहीं है। बाकी तो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे आया नहीं है, कोई भी सूचना नहीं है, कोई रेस्पॉन्स अगर नहीं मिला जिससे मुझे अभी कहते हैं किस तरह का वो मिलेगी सांत्वना कि हाँ ये मकान मिल जाएगा, या बिशप साहब की तरफ से। बिशप से आपने कब कंप्लेन किया था? मैंने अभी 12 तारीख को रुड़की में मीटिंग थी, तब मैंने बिशप साहब कंप्लेंट की। मैंने कहा बिशप सर, जब आपके आगे के अनुसार मैंने क्या कहते हैं रुड़की से तो खाली कर, देहरादून से खाली कर दिया तुरंत, लेकिन अभी तक मुझे मकान नहीं मिला है। आपने कहा था कि सीधे गुलावटी जाओ, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, मैं सीधा गुलावटी गया, लेकिन अभी तक मकान नहीं मिला। और मेरा सामान इस क्वार्टर के अंदर मैं दिखाना चाहता हूँ। ये क्वार्टर के अंदर मेरा सामान है, ये सब ये पैक हुआ पड़ा है, देखिएगा ये सब। और इसमें पता नहीं, इसमें कीड़े सांप वगैरह भी शायद अंदर हो सकता है। और दूसरा ये है कि मेरे सामान की इतनी कदर हो गई है, जब मैं यहाँ से चला था मजबूरन मैंने, गृहस्थी का सामान है, एक कमरा मुझे ये दिया, टूटा हुआ कमरा, देखिएगा नीचे कितनी बुरी कंडीशन है। कंडीशन तो बहुत ख़राब है। तो अब इसकी वजह से इसमें कैसे रह पाएगा मैं, इसमें सामान रखूँगा या मैं रहूँगा। अब इसमें मेरा सामान पैक पड़ा है, एक सोफ़ा सेट, एक पलंग और एक अलमारी में बेच के आया हूँ कुल 9,000 रुपये में, क्योंकि रखने की जगह नहीं है। कुछ सामान मेरा चर्च के अंदर बंद है। अब बताइए मैं कहाँ सोऊं, कहाँ जाऊँ। लोगों से कहता हूँ भैया मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ, को बेचारे वो बहाना भरते हैं। फिर सही बात भी है भाई, गरीब कलीसिया कहाँ से रहने के लिए देगी, उनके पास खुद रजाई गद्दे इतने नहीं होते हैं। अब मैं बड़ा दिक्कत में आ रहा हूँ। अभी शाम होती जा रही है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं शाम को कहाँ रुकूँगा। बहुत बुरी ये सोच के मैं बहुत कमज़ोर भी काफ़ी हो गया। ठंड का मौसम है और कोई भी कितने दिन तक आपको अपने घर पे रखेगा, ये बात भी सही है। बस ये है कि ये जो प्रॉपर्टी के जो हमारे MCA लॉ के अनुसार जो कानूनी है वो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट होते हैं
उनको प्रॉपर्टी के मसले हल करने के लिए अथॉरिटी दी जाती है। बिशप साहब ने वो अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को दे रखी है कि पासवान को कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे डीएस साहब ने क्या कहते हैं अभी तक इस पर किसी तरह का कोई पहल नहीं की है। वो यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई मैं क्या करूं, वो बहुत ख़तरनाक औरत है, वो मुझे फंसा देगी। ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि एक बार वो मुझसे भी कह रही थी, वो रोजी प्रसाद, कि क्या कहते हैं अगर यहाँ रहेगा भी तो देख ले, अगर मेरा सामान अगर यहाँ से निकल गया तो तुझे पुलिस में पकड़वा दूंगी। तो मैंने कहा अगर नहीं वो पकड़वा देंगी, वो आपको वो ब्लैकमेल करती हैं बस ये, हाँ, ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि क्या कहते हैं ये डर के वजह से यहाँ रहे ना, और क्या कहते हैं क्या कहते हैं यहाँ रहे ना, और क्या कहते हैं डर की वजह से, और मैं अपने इस मकान को घेरे रखूँ। दूसरी चीज़ ये है, ठीक है, तुमने 2 क्वार्टर थे, ये 2 रूम सेट, इनके बीच में एक अलमारी है, उस अलमारी को निकाल करके इन्होंने पूरे को हत्या लिया, पूरे के पूरे क्या कहते हैं दोनों क्वार्टर्स को एक कर रखा है। अब बताइए, मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है, किसी तरह गुंजाइश नहीं है। अच्छा, फिर मेन गेट है इधर, ये मेन गेट कब में भी ताला लगा के गई है, जबकि मेन गेट में ताला लगाने का उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मिशन की प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। हेमसेट ट्रस्ट एसोसिएशन की प्रॉपर्टी पे कोई भी व्यक्ति विशेष इस पर कब्जा नहीं कर सकता, ये मैं कहता हूँ, क्योंकि ये हेमसेट ट्रस्ट की ज़मीन है और उसने उस पर ताला लगा रखा है। अब बताइए, मेरा वो गेट मेरा नहीं है, वो चर्च का गेट है। चर्च का गेट, मंदिर का गेट मंदिर के लिए खुलेगा, ना कि वो मेरे लिए खुलेगा। अब बताइए मैं कहाँ से आऊँगा जाऊँगा, सामान भी मेरा अंदर पैक है। अब मैं कैसे करूँ, मैं समझ में कुछ नहीं आ रहा। या फिर मुझे कहीं और नहीं निकलवा सकते हैं इस औरत को, तो मुझे कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो वहाँ जाके बच्चों के, मेरा बेटा भी इंटर में है, हालांकि बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है। हाँ, बच्चे का ये इंटर है, और अभी 2-3 महीने बाद वो वहाँ से खाली करवा लेगा वो व्यक्ति जिसने मुझे अपने यहाँ कृपा दृष्टि उसकी मेरे पर बनी हुई है, उसने रख रखा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को जब तक रख सकता हूँ, मैडम को, बच्चे को, कि जब तक क्या कहते हैं आपको मकान खाली नहीं मिलता है, और उधर बच्चे का जो है पेपर हो जाएंगे तो मैं तुरंत खाली करना पड़ेगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ अगर 3 महीने बाद भी खाली नहीं हुआ, बच्चे का मार्च में पेपर हो जाएंगे, तब मैं कहाँ जाऊँगा बीवी बच्चों को लेके, मेरा बड़ा कहाँ जाऊँगा मैं बहुत सोच में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दिक्कत आ रही है मेरे सामने। तो आप एकदम परेशान हैं, भविष्य की चिंता कर रहे हैं कि अब बच्चों का क्या होगा। ऐसे तो अभी वर्तमान में भी जैसे ठंड जिस प्रकार से पड़ रही है, तो ये तो सोचने ही वाली बात है कि अब आगे का कैसे होगा। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ आगे का कैसे होगा, क्योंकि मुझे बच्चे को मैं सोच रहा हूँ ट्रेनिंग भी कराऊँगा। अब मेरी थोड़ी सी सैलरी है, अब ये लगा लीजिए, ये जो चर्च है मेरा, यहाँ से लोकल सपोर्ट नहीं मिलती मुझे। जैसे लोकल सपोर्ट, जैसे कुछ हमारी मिशन दे, कुछ हमारा चर्च दे, और चर्च देते हैं जैसे 10,000, 12,000, 9,000, 5,000, 6,000, लेकिन यहाँ से मुझे एक पैसा नहीं मिलता। मेरी कलीसिया ने कर रखा है कि आप एक काम करा करो, जो फंड है वो उगा लिया करो, उससे अपना खर्चा चलाओ। अब वो फंड तुम्हें पता ही कौन कितना देगा, 100 रुपया एक व्यक्ति पे है, 8-10 परिवार हैं, 800-900 रुपये में मेरा कैसे चलेगा। अब मैं वही सोच रहा हूँ। अब इसका 12,110 रुपया बिल आज रोजी क्या कहते हैं उस क्वार्टर का, हाँ, क्या कहते हैं अभी बिजली वाला तो जो ताला पड़ा है जिस पर, हाँ, जो जिसमें ताला पड़ा हुआ है, उसका आज मुझे बिजली का बिल देके गया बिजली वाला, और वो कह रहा है कि ये बिल है 12,110 का। मैंने कहा भाई मैं तो दूंगा नहीं, क्योंकि ना मेरी कलीसिया यूज़ करती है इस क्वार्टर को, ना मैं कर रहा हूँ। क्वार्टर बंद पड़ा है, 2-2 AC लगे हुए हैं उसके अंदर, 2-2 उसके अंदर TV लगे हुए हैं, 4-4 कूलर उसके अंदर, और सब उसके अंदर प्रेस व्रेस सब यूज़ करने की चीज़ें। अब बिल तो उसका है, मेरा तो नहीं है। तो मैंने कहा भाई ये बिल कब का है, कि ये 22 जून 2022 का बिल है। तो मैंने जब भी आइडिया लगाया कि 25 जून 2022 को तो PD प्रसाद एक्सपायर हुए हैं, तो उनके 2-3 दिन पहले ये बिल अदा किया गया, उसके बाद से बिल अदा नहीं किया गया। जब से अब तक का ये बिल जो है PD प्रसाद की औरत जो बंद कर गई हुई है, इस क्वार्टर का बिल है, ये 12,110 रुपया। अब बताइए उसे कौन देगा। तो हमारे पर तो मार पे मार पड़ रही है, तो हर तरीके से परेशानी आ रही है, कोई भी रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ। ना कोई अधिकारियों का आप पर कृपा दृष्टि है, कोई रिएक्शन नहीं, कोई किसी तरह की कृपा दृष्टि नहीं हो रही है। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ इस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ पादरी जी, जो कि वर्तमान पादरी हैं यहाँ गुलावट्टी में, और उनकी स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी ख़राब है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ठंड का टाइम है, बुजुर्ग हैं, और उनको ऐसे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और घर में भी एकदम ताला पड़ा हुआ है। जो उनको अधिकार है, जिस पे उनको रहने का हक है, वो हक तक उन्हें नहीं मिल रहा है, और दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ती जा रही है। अब ये स्थिति आ गई है, गर्मी तो जैसे तैसे कट गई, पर ठंड कैसे कटेगी, परिवार कहाँ जाएगा, परिवार को भी वो कहीं और रख रखा है, और वहाँ से अब परिवार
जाएगा कुछ टाइम में, 2-3 महीने बाद आ जाएगा वापस, वो कहाँ रहेगा? ये स्थिति इतनी खराब हो गई है। और उच्च अधिकारी पर जो बैठे हुए हैं, जो बिशप है, उनका कहना है, पादरी जी का कहना है कि वो लोग भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, ना उस पर कोई भी क्रिया कर रहे हैं, ना कोई एक्शन ले रहे हैं। पहले तो आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम जॉन विवेक है। मैं क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च लाहौटी से सेक्रेटरी हूँ और पिछले एक साल से ही हूँ मैं। और हमारे जो चर्च जो आप सभी देख रहे हैं, पिछले 1.5 साल से रेवरेंड पी डी प्रसाद थे जो यहाँ से एक्सपायर हो गए थे, उनकी जगह पर रेवरेंड सुरेंद्र पॉल आए हैं। और 1.5 साल से वो उनके पास ना तो पासनेज दिया हुआ है उनको, और पासनेज के साथ साथ उनको फाइनेंशियल भी कोई भी सपोर्ट नहीं हो पा रही है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर उनको जल्द से जल्द पासनेज दे दिया जाएगा, अब आने वाला क्रिसमस वो हम कैसे मनाएंगे, क्योंकि उनका सारा सामान आधा पासनेज में एक कमरे में रखा हुआ है और आधा सामान चर्च हॉल में रखा हुआ है। अब आने वाली जो हमारी गतिविधियां हैं, हमारे प्रोग्राम हैं चर्च के, वो कैसे होने पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर जो भी बात हम आपके साथ साझा करते हैं वो ये है कि हमारे जल्द से जल्द जो हमारे पास्टर हैं, हमारे रेवरेंड सुरेंद्र पॉल, उनको पासनेज दिया जाए। और उसके बाद ताकि हम उनको आने वाली जो भी गतिविधियाँ हैं वो हमसे कलीसिया में आएंगे जाएंगे। अब वो क्या करते हैं, कलीसिया में जिसके पास पता नहीं है कहाँ सोना है, उनको पता नहीं है उनको कहाँ खाना है, उनको कहाँ रहना है, इसलिए बहुत जो गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। सर्दी का मौसम है, अब सर्दी का मौसम ये है कि वो टाइम से इनको सोना पड़ता है, हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन वो उनको नहीं हो पा रही है। किसी के पास खाते हैं, किसी के पास रहते हैं। हमारे कलीसिया में छोटे छोटे मकान हैं, ऐसा नहीं है कि उनको अलग से कोई सेपरेट मकान दे दिया जाए। अगर ये लीज पे या किसी किराए पे लेते हैं तो उनको किराए कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमारे कलीसिया इतनी स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली कि उनको सपोर्ट करे। ऐसे बड़े मकान भी नहीं है कि उनको रहने के लिए अलग से कोई कमरा दे दिया जाए। तो हम आपस में हम मिलजुल कर उनको सपोर्ट करते हैं पिछले 1.5 साल से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कम से कम उनके लिए सोचा जाए। हमारे डीएस साहब कोई इसमें कोई भी रोल नहीं है, वो कहते हैं कराएंगे, लेकिन कोई नहीं है। मिसेस पीटी प्रसाद की मिसेस मैंने 3 कमरे घेरे हुए हैं, हालांकि वो यहाँ रहती भी नहीं है, लेकिन उनका सामान 3 कमरों में रखा हुआ है। उनके कहने के बावजूद भी हमारे लोगों ने सबने कहा कि आप लोगों ने एक्शन लिए थे। हाँ, हमने कहा था कि अपना सामान आप रहते नहीं है, ठीक है, आपकी जो डिमांड है वो जायज़ है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन जो पार्टी यहाँ पर आए उनके लिए भी सोचा जाए ना। 2 कमरे में अपना कमान शिफ्ट कर लीजिए, 2 कमरे ये रह लेंगे। लेकिन वो नहीं मानी, वो अपनी बात पर अड़े कि नहीं, जब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं होंगी। पता नहीं क्या डिमांड है उनकी, वो बेटर जाने की संस्था से क्या डिमांड आप भी नहीं जानते? नहीं, हमें नहीं पता क्या डिमांड है उनकी, लेकिन हमें लग रहा है कि डिमांड इनकी हो सकता है कि इनकी उनको हथियाने की भी हो सकती है पार्सनेज को। तो हम सोचते हैं कि इसमें बिशप साहब, डीएस साहब, जो भी हमारे संस्था के लोग हैं, इसमें ये सहभागी हों, उसको देखें और उसको गंभीरता से लें कि हमारे चर्च की जो गतिविधियाँ हैं वो सही रूप से नहीं हो पा रहे हैं। जब तक हम हमारे बीच में पास साहब नहीं रहेंगे तो आगे हम प्रोग्रेस कैसे कर पाएंगे। तो और आपके जो चर्च में इस टाइम पे ये सुंदरीकरण हो रहा है, उसके लिए कुछ बताइएगा। ये तो उनके आने से हुआ है। तो इससे पहले ये खुशनुमा जिस टाइम वातावरण जो इतना शांतिपूर्ण है, ये सब नहीं था पहले? ये नहीं था, बहुत लंबी लंबी घासें थी यहाँ पर, उजाड़ था सारा सामान, क्योंकि करने वाला कौन था जब पास्टर ही नहीं है। कलीसिया आती है, चर्च आती है, संडे के संडे दुआ बंदी करती चली जाती है। लेकिन जब से हमारे रेवरेंड सुरेंद्र पॉल आए हैं, उन्होंने सौंदर्यकरण करा है, घास को कटवाया है, यहाँ पर मजदूर लगा के 2-3 का यहाँ रहकर भी उन्होंने काम कर रहे हैं। देहरादून से आते हैं जाते हैं, अब ये कब तक देहरादून से जाते आते रहेंगे और कब तक कलीसिया में यहाँ रहते रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग भी चाह रहे हैं कि कुछ इनके लिए कुछ कार्रवाई हो? हाँ बिल्कुल, हम तो पिछले 1.5 साल से बिशप को हम मेल भी कर रहे हैं, फैक्स भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी, फोन के जरिए उनको बात करने, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं मिल पा रहा एक बार। मतलब कोई भी आप अपने बिशप से आपने बोला है? हाँ, बिशप को मेल किया है हमने, हालांकि इनको हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिले हैं, लेकिन उनको मेल किया है, उनके व्हाट्सएप भी किया है उनको, लेकिन उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उनको जी। और अभी आने वाला आपका जो पर्व है, क्रिसमस आ रहा है, इसके लिए कुछ जनता से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये कि खुशी का माहौल है, खुशी का दिन है,
और बहुत अच्छी तरह से हम इसको मनाएंगे। लेकिन हम यहाँ कहीं ना कहीं टीस हमारे मन में ये है कि जो हमने डिमांड रखी है, जो हमारी बात है हमारे पासवान साहब के तरीके से या पार्सनाज के मार्फत, वो बात हमारी नहीं हो पाई है। और हम जो सामान रखा हुआ है हॉल, उसको हम कैसे करने पाएंगे। भीड़ इतनी होती है हमारी कलीसिया में, लोग भी आते हैं, बाहर से लोग भी आते हैं, गेस्ट भी आते हैं, लाउटी से मौजूद लोग भी आते हैं हमारे क्रिसमस पर। लेकिन वो देखेंगे, सामान देखेंगे तो हम क्या जवाब होगा, क्या हमारे पास क्या जवाब होगा इस बात का। मतलब कुछ सजाने की जो व्यवस्था है वो अब नहीं हो पाएगी, होएगी लेकिन वो तरीके से नहीं हो पाएगी जैसे होनी चाहिए थी। जो सुविधाएं होनी चाहिए तो वो नहीं हो पा रही वो है। नहीं हो पा रही। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सभी को। जय हिंद पब्लिक की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और मैं आपको तहे दिल से क्रिसमस और न्यू ईयर की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ आप जानते हैं स्कूल के लिए क्रिसमस, न्यू ईयर और रिपब्लिक डे भी आपके साथ आ ही रहा है। ये ऐसे फेस्ट होते हैं जिसमें हम और आपका इंटरेक्शन बहुत कम हो पाता है किसी न्यूज़ चैनल के थ्रू, और ये बहुत अच्छा मौका मिलता है, जो प्लेटफॉर्म दिया जाता है हम लोग को कि आपसे हम अपना संदेश पहुंचा सके। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है जिससे हमारे संदेश आप तक पहुंच सकते हैं और आप में एक कोई भावना जागृत हो सकती है। रही बात एडमिशन्स की, तो देखिए स्कूल्स होते हैं हमेशा एडमिशन्स चला करते हैं, तो हमारा काम एडमिशन लेने से बेहतर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो विद्यालय है वो इसी प्रांगण में लगातार कार्यरत है और शिक्षा के माध्यम से आप सभी के बीच में उपस्थित है, जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं। जय हिंद पब्लिक स्कूल एक ऐसी ब्रांच है जिसके एक आप देख सकते हैं कि क्षेत्र में भी अगर पता किया जाए तो हर जगह आपको इसके एक अनोखे बीज मिलेंगे, जो अलग अलग प्रांगण में जाकर, अलग अलग क्षेत्र में जाकर हर जगह सेटल्ड हैं। और एक बार मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार हमारे स्कूल में एक बार विज़िट करिए। न्यू एकता नगर एरिया में आपको इसकी ब्रांच मिल रही है, तो एक बार आप आइए। और इतना ही संदेश मैं आपको देना चाहूँगा। और क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो आपको, और न्यू ईयर भी आ ही रहा है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, और 2024 में आपके लिए मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं करता हूं मैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनीता सिंह, प्रिंसिपल ऑफ जय हिंद पब्लिक इंटर कॉलेज। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, तो उसमें काफ़ी छूट आपको मिल रही है। तो आप इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। पास्टर रॉबर्ट विलियम, एबेनेज़र पेंटिकॉस्टल चर्च चंडीगढ़ की तरफ से आप सभी देशवासियों को क्रिसमस और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य ऑल सेंट स्कूल बुलंदशहर की तरफ से आप सभी देशवासियों को क्रिसमस और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि देश के प्रति सशक्त रहिए और अपने स्वच्छ भारत को मिशन को जो उन्होंने एक योजना के तहत चलाया जा रहा है उसमें सहयोग करिए। साथ ही गरीब योजना के मुताबिक मकान बनने, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो नवयुवकों को एक प्रेरणा सूत्र देती है अपने आगे भविष्य बनाने के लिए। साथ ही मैं अपने भारत रत्न रहे और प्रखर कवि रहे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की 25 दिसंबर की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं मसीह भाइयों को क्रिसमस की और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपने परिवार की तरफ से उनको पुनः शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।